आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो जानने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर फिजिक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं कुलदीप सिंह और आज हम लोग आप लोगों के लिए आपकी फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, फिजिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से। अब ये आगे किस तरीके से चलेगी तो आप ही लोग बताएंगे, बट फिलहाल आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के आया हूं। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो जानने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर फिजिक्स। क्लास 11th में हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसकी शुरुआत ही हमारी मेनली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से होती है, राइट? तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस सब्जेक्ट का एक टेम्परामेंट समझ लें। इस सब्जेक्ट में जो भी हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, अगर हमने उसको एक क्लास दे करके अच्छे से समझ लिया तो आगे की आने वाली जो जर्नी है वो बहुत ही आसान हो जाने वाली है, राइट? तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, राइट? तो यस, तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब उसके समझने के लिए हमको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, राइट? हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आप लोग क्लास 11th में आते हो, क्लास 11th में सबसे पहले आप लोग मैकेनिक्स ही पढ़ते हो। तो सबसे पहले ये मैकेनिक्स है क्या, क्या सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम क्या क्या चीजें जानते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज जानेंगे, राइट? उसके बाद में पोजीशन वेक्टर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन वेक्टर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं आप लोगों को जानने के लिए कि क्या तो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड काफी आपको कंफ्यूज करता होगा। जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को पढ़ना, क्लास 11th में आए हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे कि ये सब क्या होता है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। आपको सुनने में लग रहा होगा कि सर ये तो हमें पता ही है, लेकिन एक होता है पता होना और एक होता है कंसेप्चुअली पता होना कि उसका कॉन्सेप्ट के साथ में क्या लेना देना है, वो भी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज का जो टॉपिक होगा वो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाने वाले हैं, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए सारी कहानी क्या होती है ये भी हमको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डेफिनेटली उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल से इस लेक्चर को समझने के लिए अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में हम इन चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ आप लोग इसके नोट्स भी ज़रूर बनाएं। ये आपको हेल्प करेगा आपके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में। अगर आप तैयारी करते हैं, लेट्स से आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहीं से शुरुआत होती है हमारी। और आज का ये जो लेक्चर है इसको आप पूरे नोट्स बना करके और उस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले सर ये मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स बेसिकली, जैसे आप लोग अगर क्लास 11th में हैं तो आप पार्ट 1 की मैं बात करूं तो पार्ट 1 में हमें मैकेनिक्स ही पढ़ना होता है, राइट? और इसमें भी 3 मेजर कैटेगरीज हैं। मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से नाम यहां पर मेंशन है? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। आप लोग सुनते भी होंगे कि काइनेमेटिक्स लेक्चर 1, काइनेमेटिक्स लेक्चर 2 है ना? तो इस तरीके से मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि सर ये क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है? मैकेनिक्स में हम कुछ बॉडीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं और कुछ क्या बहुत सारी बॉडीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिनको कि हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो स्टैटिक्स इज द स्टडी कि जब भी हमारी कोई बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो क्यों है और रेस्ट पे होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये सब चीजें हमको जाननी हो तो हम कहां पर उसकी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को, फिजिक्स की, मैकेनिक्स की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं, राइट? उसके बाद में अब एक ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट? वैसे हम अभी मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, इसको डिटेल में समझने वाले हैं, पर फिलहाल आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है रेस्ट एंड मोशन वाली उसी से समझ लीजिए कि जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट करने लगे, उसके पास कुछ गति आ गई, उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, तो अब हम उसकी जो भी चीजें स्टडी करना चाहें
कि भाई वो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, या फिर वो किस तरीके से कौन सा पाथ लेगा, ये सारी मोशन की जो स्टडी है ये जिस ब्रांच में आती है उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेमेटिक्स। तो नाउ वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो उसकी जो भी पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, काइनेमेटिक्स। नाउ हाउ अबाउट डायनेमिक्स? डायनेमिक्स क्या है सर? डायनेमिक्स होता है व्हेन वी स्टडी द कॉजेस ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। इस बात को मैं इस एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं। लेट्स से आई एम हैविंग अ बॉल, राइट? अगर इस बॉल को मैंने सिंपली यहां पर रखा हुआ है तो अभी आप कह सकते हो कि ये रेस्ट में है, राइट? मान लीजिए अभी रेस्ट में, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा है रेस्ट में है। तो इसकी जो स्टडी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फोर्स इस पे लगे हुए हैं, क्यों ये रेस्ट पे है, ये हमारी स्टैटिक्स में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स। मैंने काइनेमेटिक्स में बोला कि अगर मैंने इस बॉल को लेट्स से ऊपर फेंका तो ये नीचे आई, तो ये कितने टाइम में नीचे आएगी, नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ये सारी जो बातें हैं ये हम किस में स्टडी करते हैं, इस काइनेमेटिक्स के अंदर। एंड व्हाट अबाउट डायनेमिक्स? डायनेमिक्स है सर कि जब ये बॉल ऊपर फेंकी तो ये नीचे ही क्यों आई, ये ऊपर क्यों नहीं चली गई, कौन है जो इसे नीचे लेकर के आ रहा है, हाँ? या फिर आप जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो एक्सेलरेट करने से, एक्सेलरेटर दबाने से उसकी स्पीड एकदम बढ़ क्यों जाती है, ये फैक्टर्स कौन से हैं, उन सभी की स्टडी हम डायनेमिक्स में करते हैं। और इन शॉर्ट में बोलूं तो जहां पर हम लोग फोर्स और उन सब की चीजों से बात करने लगते हैं तो फिर उसको हम लेके जाते हैं डायनेमिक्स के अंदर, राइट? तो इस तरीके से तीन ब्रांचेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें क्या आपको पता है कि कौन सा पार्ट काइनेमेटिक्स में आएगा, कौन सा पार्ट डायनामिक्स में आएगा? जनरली अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बताऊं कि आपके जो काइनेमेटिक जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, ये दोनों ही ब्रांच को अपना काइनेमेटिक्स और ये हमारा इसमें आ जाता है। कौन कौन सा? एक तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन a straight line, and दूसरा motion in a plane। इन दो चैप्टर्स के अंदर हम मेजरली काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, कितने टाइम में कौन सी बॉडी कहां पर पहुंचेगी, ये सारी स्टडी हम कहां पर कर रहे होते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। और ये आपके पार्ट 1 में दो चैप्टर्स हैं जिसको कि काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद में एज आई सेड कि डायनेमिक्स कॉज ऑफ मोशन है, तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है विच इज लॉज ऑफ मोशन, और NLM कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर ग्रेविटेशन, वो हमारा डायनेमिक्स का पार्ट आता है। ग्रेविटेशन ये हमारा डायनेमिक्स का पार्ट आता है। ग्रेविटेशन के अंदर भी हम लोग जान रहे होते हैं कि ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगाती है, किस तरीके से बॉडी नीचे आ रही है, ऑल दोस थिंग्स वी स्टडी इन दी ग्रेविटेशन, तो वो डायनेमिक्स का पार्ट आ जाएगा। तो अभी तक हम ये क्लियर हो चुके हैं सर कि हमारी जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें मेजरली मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स के तीन पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, but dynamics is a part of physics in which we forget about the motion, rather we are focusing about the cause of motion। अच्छा, यहां पर हम cause के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे कि स्टैटिक्स में भी काइनेमेटिक्स में भी नहीं, हम बस मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है चलने लग गया है, मूव करने लग गया है, उसकी स्पीड अगर आई है तो बदलने लग गई है, एक्सेलरेशन होने लग गया है, सो मेनी थिंग्स। हालांकि इन सारे टर्म्स को जो मैं अभी बोल रहा हूं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टर्म इन द कमिंग सेक्शन, बट फॉर टाइमिंग कि ये स्टडी क्या है ये हम लोग यहां पर समझ रहे हैं, राइट? तो ये तो था हमारा कि मैकेनिक्स, उसके अंदर हमें कौन से चैप्टर किस किस ब्रांच में आते हैं। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया भी था कि हमको जानना होगा मैकेनिक्स स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कि पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं एक सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोकेशन है, पोजीशन एंड लोकेशन। तो इसको आप ऐसा मान के चलिए कि ये सर लोकेशन है एक तरीके से। लोकेशन को और मैं क्या कह सकता हूं, एड्रेस, आपके घर का एड्रेस हो सकता है, ठीक है, एक तरीके से एड्रेस बताता है। अब जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग घरों में रहते हैं, घर का एक एड्रेस होता है, राइट?
और उस घर के एड्रेस को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कुछ पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं, राइट। तो एक तरीके से पोजीशन हमारा एड्रेस है। पोजीशन, वेक्टर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जब हम मैकेनिक्स के अंदर किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें वहां पर एक वेक्टर असाइन करना पड़ेगा। वो क्या है, कैसे है, वो अभी हम यहां पर देखने वाले हैं, राइट। पर पहले आप मुझे ये बताइए कि मान लो कि आपके घर का एड्रेस मुझे जानना है या आपको अपने घर का एड्रेस किसी को बताना है, राइट। तो आप कौन कौन सी बातें उनको बता दो तो एड्रेस आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। मुझे लगता है जो मिनिमम चीजें मुझे चाहिए, शायद एक तो आपका नेम ऑफ सिटी, कि आपका घर किस शहर में है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग भारत से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं भारत की सभी शहरों को जानता हूं तो नेम ऑफ सिटी मुझे पता लग जाए। दूसरा बात, मुझे पता लग जाए कि आपका जो घर है उस कौन सी लोकेलिटी या किस सोसाइटी में है। लोकेलिटी हो सकता है एंड मे बी सोसाइटी हो सकता है कि ये किस सोसाइटी में है। और तीसरा आपका हाउस नंबर क्या है, राइट। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मुझे इतनी तो चाहिए ही चाहिए अगर किसी के घर का, किसी के एड्रेस को हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो। सिमिलरली अगर मैकेनिक्स में या फिजिक्स में मैं जिन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं उन ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे लोकेट करना है, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले उनका पता तो होना चाहिए ना। और पता होने के लिए ही हम उनकी पोजीशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पोजीशन। अब पोजीशन डिफाइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने एक वेल डिफाइंड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माना हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये माना हुआ है कि हम एक काम करते हैं, हम सारी पढ़ाई अपने प्लेन ऑफ पेपर पे ही करते हैं ना चीजों को। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स बोल रहे हैं और एक वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई बोल रहे हैं, हमने एक प्लेन को दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। अब अगर हमारे पास में कोई पॉइंट है, जैसे कि यहां पर मेंशन किया हुआ एक पॉइंट P, और इस पॉइंट P को मुझे इसका एड्रेस बताना है विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि तुम्हारे घर का एड्रेस बताने के लिए मुझे नेम ऑफ द सिटी चाहिए, लोकेलिटी का नाम चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, वैसे ही मैकेनिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का पता बताने के लिए मुझे कहीं तो कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, तभी तो मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल डायरेक्शन उसको वाई एक्सिस मान दिया, राइट। इसके साथ ही साथ अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट P पे रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी, तो आप क्या कहते हो कि सर ये जो है एक्स एक्सिस से, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा ओरिजिन है और मैं इस पॉइंट के एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ x आती है, तो आप कहते हो कि सर इसका ये x कोऑर्डिनेट आ चुका है। जब आप इसके y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये लेंथ y आती है, तो यहां पर px, y ये आपका बता रहा है लोकेशन ऑफ पॉइंट P। यानी कहीं ना कहीं इसने हमको इस पॉइंट P का, जिसपे कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी कुछ भी बॉडी हो सकती है, उसका एक पता बता दिया कि सर ये एक्स वाई पॉइंट पर सिचुएटेड है, लोकेशन पता लग गया, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारा क्या काम जो है इससे तो पता हो ही रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको बहुत ही यूनिक वे में डिफाइन करना है तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको एक लाइन डायरेक्टली ओरिजिन से, ओरिजिन को अपना रेफरेंस मान करके, ओरिजिन को एक वो जगह मान करके कि इसके रिस्पेक्ट में मेरे को देखना है कि मेरी लोकेशन है कहां, तो ऐसा करने के लिए मुझे वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प लूंगा तो डेफिनेटली ये जो पोजीशन वेक्टर बना है ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन ही जाएगा। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नाउ विद रिस्पेक्ट टू O द पॉइंट P इज सिचुएटेड इन दिस डायरेक्शन, राइट। और जब हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए तो x एक्सिस को डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप लेते हैं। तो इस लोकेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो आई शुड राइट दैट r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। नाउ दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट P. This vector is completely defining that at what location point P is situated. तो इसे मैं क्या बोल रहा हूं? पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं। अब एक और चीज, सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही बात कि हमने इस वेक्टर को बनाया है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेकर के।
यहां पर एक पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हमने चीजें करी हैं, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक लोकेशन ही है। कौन सी लोकेशन है? जहां पर कि हमारा ऑब्जर्वर सिचुएटेड होता है। मैंने पहली दफा वर्ड यूज किया, क्या? ऑब्जर्वर। ऑफ कोर्स इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैंने माना कि मैं मान के चल रहा हूं कि जहां पर हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट, उस पर हमारा ऑब्जर्वर सिचुएटेड है, और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। आप सब कहोगे सर इतना सारा चीजें हमें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के पास नाम तो है नहीं, घर तो है नहीं, एड्रेस तो है नहीं उनके पास में, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक यूनिक वेज हमें डिफाइन करने पड़ेंगे ना। यही तो पढ़ाई करनी है, यही तो हमें समझना है। तो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर आ चुका है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? यहां पर अभी हमारे एक एक्सिस को ही, मतलब सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दूंगा, बशर्ते बस उसके साथ में टाइम और अटैच कर दूं। मतलब ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मुझे एग्जैक्टली अगर आपको डिफाइन करना हो तो आई शुड से दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले तो क्या है ये? एक सिस्टम है किसका? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। कब अटैच टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के साथ में अटैच्ड है, लेकिन उस ऑब्जर्वर के पास में क्या होना चाहिए? एक क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू विच ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्स द चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कुछ टर्म्स मैंने यहां पर ऐसे यूज कर दिए जिनके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूं कि आप इनके बारे में बेसिक आइडियाज रखते होंगे। यानी कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस वेयर वी कैन से दैट ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड, एंड साथ ही साथ उसके पास में एक घड़ी भी है। यानी कि अगर मैं ऐसे आपके सामने इसमें ऐसे मोशन कर रहा हूं और आप अगर मेरी पोजीशन को ट्रैक कर पाओ, चेंज को बता पाओ कि सर अभी आप लेफ्ट में गए, राइट में गए, कितना गए और उसके बाद कितने टाइम में गए, तो फिर आप भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। एम आई राइट? अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी लोकेशन ट्रैकर कि मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और दूसरा कितने टाइम में मूव कर रहा हूं, तो आप भी क्या बन जाओगे? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाओगे, राइट। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि जब हम एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो भी हम जानेंगे। बट फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि सर एक ऑब्जर्वर जहां पर सिचुएटेड है, जिसके पास टाइम देखने की सुविधा उपलब्ध है, दैट इज नॉन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमको अब हमें आइडिया लेना चाहिए दैट व्हाट इज द रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन। यहां से इस चैप्टर का एक बहुत ही कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि अगर आपको क्लियरली कॉन्सेप्चुअली ये पता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू वी मीन बाय मोशन, तो आगे की जर्नी बहुत आसान होती चली जाएगी, राइट। तो देखिए सबसे तो कोई भी जो रेस्ट एंड मोशन क्या है, बेसिकली दीज आर दी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं। अब ये स्टेट दो टाइप की बताई गई कि एक है रेस्ट और दूसरा है हमारे पास मोशन, रेस्ट एंड मोशन, राइट। अब अगर आपने ये समझ लिया कि सर पोजीशन क्या थी, तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टेट है जब उसकी पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, राइट। अब आपको पता है कि हमने तो अभी पोजीशन पता करना सीख लिया है, यानी कि अगर मैं यहां पे फिर से तुम्हें बताऊं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर हमारे पास ये इसकी पोजीशन है और पोजीशन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां ऑब्जर्वर है और इसके पास में घड़ी भी है, इट इज हैविंग अ क्लॉक विद इटसेल्फ। ये ऑब्जर्वर है, क्लॉक भी है। अब अगर इस पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ और इसके रिस्पेक्ट में भी, तो मैं क्या कहता हूं कि सर दिस ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। आर यू गेटिंग दिस? कि अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेट हो जाएगी रेस्ट की, ऑलराइट। लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो, तो अगर पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज ऑब्जर्वर, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी? दैट इट इज अ स्टेट ऑफ मोशन। वही है मोशन जब हमारी पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के साथ। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मैंने यहां पे आपको स्लाइड में पोजीशन के बारे में बताया, राइट। पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द चेंज इन पोजीशन?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट दिस वाज द इनिशियल पोजीशन। अब अगर ये पॉइंट को, इस पॉइंट को उठा करके मैं यहां पर रख दूं, ये पॉइंट यहां पर आ जाए P, तो पहले तो इसकी पोजीशन ये थी, यू कैन सी इट वेरी वेल। नाउ द पोजीशन हैज गॉन टू दिस, नाउ इट हैज बिकम द पोजीशन। तो क्या ये पोजीशन, पहले अगर मैं इसको कह रहा था R1, नाउ शुडंट आई से दिस R2, राइट? These are two different locations, दो डिफरेंट एड्रेस है। पहले आप इस घर में रहे थे, अब दूसरे घर में चले गए, तो आपका एड्रेस चेंज हुआ ना, तो वैसे आपकी पोजीशन चेंज हुई। अगर पोजीशन चेंज होने का मतलब यही है कि आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, और उसे हम यहां पर मोस्टली वेक्टर से दिखा करके, बता करके दिखा रहे हैं। और इसके बाद में इस चेंज को मुझे फाइंड आउट करना हो, लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट दिस चेंज, आई वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन पोजीशन। मेरे को अगर चेंज इन पोजीशन मेंशन करना है तो डेफिनेटली मैं इस वेक्टर की हेल्प ले सकता हूं। तो चेंज क्या आता है, ये हमारी लेट्स सो फाइनल जो R2 है, दिस इज R2, ये फाइनल पोजीशन थी, तो चेंज आएगा डेल्टा R। हमेशा चेंज कैसे मेंशन करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनली इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ x और y थे, यहाँ पे मैंने कहा कि x1 और y1 हो चुका है, तो चेंज क्या आएगा मेरे पास, चेंज आ जाएगा सर दिस x1 माइनस x i कैप प्लस y1 माइनस y j कैप, दिस इज गोइंग टू बी द चेंज इन द पोजीशन। तो आपने देखा किस तरीके से पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। अगर ऐसा होता है, पोजीशन अगर चेंज हो रही हो, तो कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। और पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है, ये यहां का यहीं पर ही बना हुआ है, तो कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये बोला गया, एक ऑब्जर्वर के बारे में भी बात करी गई है, ऑब्जर्वर के बारे में बात करी गई है। इस बात को समझाने के लिए मैं जैसे कि आपसे एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको बताना चाहता हूं कि लेट्स से मैंने यहां पर ये मार्कर रखा हुआ है, राइट? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल अपने मोबाइल के सामने, अपने लैपटॉप के सामने बैठ के वीडियो देख रहे हो, राइट? अब मैं इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करा रहा हूं, मोशन करा रहा हूं, राइट? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा मार्कर है, ये स्टाइलर है, ये कैसा है, क्या ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है? आप सिंपल बोलोगे सर दिस इज द स्टेट ऑफ मोशन। व्हाई? बिकॉज नाउ दिस इज चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक बात है, ओके। अगर मैं ये कहूं कि अब एक दूसरा मार्कर मैंने यहां पे रख दिया, I hope you can see this, I have put another marker, another styler over here। अब ये इस तरीके से मैं मोशन करा रहा हूं, राइट? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस दूसरे जो ग्रे कलर का हमारे पास स्टाइलस है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे बताइए कि पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप क्या कहिएगा कि नहीं सर इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रही, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हो कांस्टेंट ही है ना? ये भी इधर मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, तो इसे तो इस व्हाइट वाले मार्कर की जो पोजीशन है वो चेंज होती हुई नजर ही नहीं आ रही होगी ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो भी लेट्स से कोई ऑब्जर्वर इस वाले स्टाइलस पर बैठा हुआ है, और ऑब्जर्वर ऐसा करते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऑब्जर्वर का कोई पता नहीं है, वो कभी कहीं बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा, राइट? तो इस पर ऑब्जर्वर बैठ गया, उसको ऑब्जर्वर को तो कभी भी व्हाइट वाले स्टाइलर की जो पोजीशन है वो चेंज होती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको दिखाई देगी। लेकिन ये वाला जो स्टाइलर है ये तो एक ही है ना, इट इज द सेम, इट हैज गॉट द सेम थिंग। तो हम कह सकते हैं कि एक ही है ऑब्जेक्ट, एक ही है ऑब्जेक्ट, और किसी के लिए मोशन, किसी के लिए रेस्ट। एक ही ऑब्जेक्ट, किसी के लिए मोशन, किसी के लिए रेस्ट, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए आइंस्टीन साहब ने कहा था, क्या कहा था, दैट सर रेस्ट एंड मोशन दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वर्ड। ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि दीज रेस्ट एंड मोशन ये एब्सोल्यूट वर्ड्स नहीं हैं। तो यहां पर आप नोट करके जरूर इस बात को याद रखो, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट वर्ड्स। देन फिर क्या है सर, ये है रिलेटिव वर्ड्स। ये डिपेंड करता है, दे आर रिलेटिव, दे आर रिलेटिव वर्ड्स। ये डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है, आप कैसे इसको देख रहे हो। इसी के लिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है साथ में जोड़ा गया है कि आप हम देख कहां से रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आपके घरों के बाहर अगर कोई लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट आउटसाइड योर होम, वो कब से वहीं का वहीं है, लैंप पोस्ट आउटसाइड, ये जो है ये तो वहीं के वहीं सिचुएटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उसकी पोजीशन बदल रही है, आप कहते हो नहीं बदल रही है, राइट?
लेकिन अगर मैं थोड़ा और उसकी ब्रॉड पिक्चर देखूं, क्या लैंप पोस्ट आपके घर पे है? बिल्कुल घर के बाहर है, ठीक है। और ये जो घर है हमारे सब इसी पृथ्वी पर ही सिचुएटेड है, ऑल आर सिचुएटेड एट द अर्थ, राइट? बिल्कुल सर घर पे ही है। एंड नाउ अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, बिल्कुल रोटेट हो रहा है। तो फिर कैसे कहा आपने कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही? पोजीशन तो वहां चेंज हो रही है, लेकिन आप देखते हो आपको चेंज होती नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप भी अर्थ पर ही हो। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर का जो लोकेशन है वो डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या मोशन पर होगा। इसीलिए कहा गया दैट द रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट वर्ड्स, रादर दे आर रिलेटिव वर्ड्स। तो जब भी हम रेस्ट या मोशन डिफाइन करें, जरूर देख लें कि हम कौन से फ्रेम से डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हमारी लोकेशन क्या है, और उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है, ठीक है। मोशन के नॉर्मल एग्जांपल, लेकिन आपका जो हमारा जो सिलेबस है 99% केसेस में हम अपने आप को अर्थ पर ही मानेंगे, और अर्थ पर मान के यानी कि अर्थ पर मान करके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो जो भी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उसकी मोशन को फील ही नहीं कर पाता। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, कोई भी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है अगर उसमें कोई मोशन हो भी रही है तो उसे फील नहीं कर पाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा शो करता हूं, जैसे ये क्या है, ये हमारे पास में एक बॉक्स है, इसमें ये मेरा ऑब्जर्वर है, ग्रे कलर का जो स्टाइलर है ये ऑब्जर्वर है। अब ये जो है ऑब्जेक्ट है ना, तो अब मैं इसको कितना भी घुमाऊं, कुछ भी करूं, बट दिस ऑब्जर्वर वॉन्ट बी एबल टू सी और टू फील द मोशन ऑफ दिस बॉक्स, राइट? तो ये तो अपने आप को रेस्ट पर ही पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे लोग अर्थ पर हैं। अर्थ बेशक सन के अराउंड मोशन कर रही है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हम जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो हमारी सारी सिचुएशन में अर्थ वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही वैलिड होगा, राइट? जहां वैलिड नहीं होगा आपको बताया जाएगा, वो आगे की कहानी है, धीरे धीरे हम उसको भी जानेंगे। क्लियर है? अगर मैं आपसे मोशन की बात करूं कि भाई जहां पर पोजीशन चेंज होती है, आप बताइए, अगर आप मान लो अर्थ पर ही खड़े हो, तो जैसे मूविंग कार, अगर आप देखोगे कि मूविंग कार, बस, ये सारे जो भी आपको दिखाई देता है ये क्या है? ये हमारे सर ऐसी मोशन है जहां पर पोजीशन चेंज हो रही है, या ऑफ कोर्स मोशन है तो पोजीशन चेंज हो ही रही है, ठीक है। तो कुल मिला के आइडिया कहने का ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे रेस्ट में। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हमारा काम चल जाएगा इतनी अंडरस्टैंडिंग से फिलहाल के लिए। बाकी धीरे धीरे जैसे हम प्रोसीड करेंगे और भी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सर ये जो मोशन है, मोशन के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से दैट आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी मोशन के बारे में। जनरली टर्म यूज होता है एक यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन से आप क्या समझते हो? देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम पीछे की डेफिनेशन समझ रहे हैं, उन्हीं से ही चीजें रिलेटेड हैं। मैंने कहा एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मोशन अभी अभी क्या बताया, मोशन क्या है? सर मोशन को अब मैं क्या सिंपली ये लिख दूं, सर इट इज द चेंज इन पोजीशन। क्या है ये? चेंज इन पोजीशन है अभी, ठीक है। और रेस्ट क्या है? जिसमें चेंज ना हो, वो तो बात खत्म हो चुकी, चेंज इन पोजीशन। अब अगर ये चेंज इन पोजीशन जो है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज इन पोजीशन हैज टू बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है चेंज इन पोजीशन, तो मैं कहूंगा दैट गिवन मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। और आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये जो चेंज इन पोजीशन है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और चेंज इन पोजीशन जो कि डिस्प्लेसमेंट है, आगे की स्लाइड में हमें वो बात करनी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसकी दो चीजें कांस्टेंट हैं। क्योंकि आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, दैट वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज जिनके पास में डायरेक्शन भी होता है और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट? तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कहें तो डायरेक्शन का भी कांस्टेंट होना जरूरी है और उसके मैग्नीट्यूड का भी कांस्टेंट होना जरूरी है। यानी कि अगर मैं स्लाइड से आपको मेंशन करूं जहां पर हमने चेंज इन पोजीशन दिखा रहे थे, लेट्स से दिस वाज द चेंज इन पोजीशन, यहां से हम यहां पर पहुंचे थे, तो दिस वाज चेंज इन पोजीशन, राइट? अगर ये कांस्टेंट है, यानी ये वेक्टर कांस्टेंट है, इस वेक्टर को मैं बाहर निकाल दूं, राइट? तो मैं कहूंगा कि माय गिवन मोशन इज अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन, राइट? इस बार इसको मैं यहां पर ही मेंशन कर देता हूं
कि मैंने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए चेंज इन पोजीशन हैज टू बी कांस्टेंट। इसको हम कैसे अच्छे से दिखा सकते हैं, देखिए यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। हमारे पास में चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ रहा था ये वाला, दिस वाज द चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर। अब अगर चेंज इन पोजीशन इतना ही होता रहे गिवन टाइम में, गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में चेंज इन पोजीशन इतना और इसी डायरेक्शन में होता रहे तो मैं कहूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर चेंज इन पोजीशन या तो अपनी डायरेक्शन बदल दे, यानी ये वेक्टर या तो इधर हो जाए या फिर अपना ये मैग्नीट्यूड बदल दे या उधर हो जाए, मतलब आप समझ रहे हो, या तो लेंथ चेंज कर ले या फिर डायरेक्शन चेंज कर ले, तो हम कहेंगे कि सर चेंज इन पोजीशन इज नो मोर कांस्टेंट, दैट इज व्हाई द गिवन मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। आप समझ रहे हो, तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो वो हम अभी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, बट अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म का मतलब चेंज इन मोशन, चेंज इन पोजीशन हैज टू बी कांस्टेंट। उसके बाद में आप जो डिफरेंट टाइप्स के मोशन अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हो, उनमें से सबसे पहले तो रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ते हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को अगर कंबाइन कर देते हैं दो डायरेक्शन में तो मोशन इन अ प्लेन बनता है, राइट। वो भी हम अल्टीमेटली आप देखोगे कि मोशन इन अ प्लेन जो है, जो हमारा नेक्स्ट थर्ड चैप्टर होता है, उसमें हम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में स्ट्रेट लाइन को ही पढ़ रहे होते हैं अल्टीमेटली। तो वो रेक्टिलिनियर मोशन ही है, स्ट्रेट लाइन में चलना। उसके बाद में सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, ये भी हमको पढ़ाई करनी है। और ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये सारी की सारी मोशन है, आप लोग इसको देख सकते हो। ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन दैट वी हैव टू स्टडी इन द गिवन कोर्स ऑफ टाइम, राइट। तो ये हमारे मोशन के टाइप्स हो जाते हैं। इसके बाद में हम लोगों को एक चीज और समझनी होगी, वो है किसके बारे में, पॉइंट मास। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो मैंने क्या कहा, आज की जो ये क्लास है, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम अपना स्टार्ट करें, मतलब दिस यू कैन से दैट दिस इज द स्टार्टर, और स्टार्टर को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो जो मेन कोर्स है उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पॉइंट मास भी बहुत जगह यूज होगा। तो आज क्लास में वही चीजें लेकर के आया हूं जिन पे बहुत ज्यादा आप लोगों को डाउट्स रहते हैं, और ये डाउट्स लॉन्ग टर्म तक आपकी जो स्टडी है उसको हैम्पर करते रहते हैं, राइट। तो पॉइंट मास क्या होता है, जनरली हम जितनी भी बॉडीज हैं हमारे पास, टिल वी आर गोइंग टू द रोटेशनल मैकेनिक्स, सबको पॉइंट मास ही कंसीडर करेंगे, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, उसको पॉइंट मास ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी कि भाई टेक्नोलॉजी क्या है, टर्म की टेक्निकल मीनिंग क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट मास, उसे हम तब कंसीडर करते हैं व्हेन इट कवर्स मच लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज ड्यूरिंग द मोशन। के मान लो मैं आपसे बात करता हूं इसके बारे में, किस तरीके से कहना चाह रहा है कि लेट्स से मेरे पास में ये एक वुड का एक वुडन ब्लॉक है छोटा सा, राइट, कैन यू सी दैट, यस। अब अगर ये लेट्स से मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। अब ये जो वुड का ब्लॉक है इसे मैंने मोशन करा के और कुछ यहां ले आया, राइट, ये आया मेरा यहां पर, ऑल राइट। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा बताओ इसके बीच की वो क्या है, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप सीधा सीधा बताते हो कि सर हम इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस निकाल देते हैं और हमें पता लग जाता है कि कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया। बेशक इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और यही नहीं, ऐसा ही नहीं, अगर ये आपने ला करके ऐसे भी रख दिया, मान लो एक मैं दूसरा केस ले रहा हूं, केस 1 था हमारा जब मैंने इसको सीधा सीधा लेके आया, और केस 2 पर मैं इसको ऐसे लेकर के आया। दो टाइप से मैंने मोशन कराई, और दोनों ही टाइप से मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप मेरे को एक ही जवाब दोगे कि सर सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। क्या आप मेरे से एक ये कहोगे कि सर ये वाला डिस्टेंस आप मेजर कर लो, है ना, या फिर आप यहां से ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लो इस वाले के लिए। ये दोनों तो अलग अलग पॉइंट हैं, आप देख पा रहे हो इसको। ये पॉइंट इस वाले के लिए यहां पर है P1 और यहां पर है P2, राइट। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं सर सेंटर टू सेंटर से ही हम इसकी जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, ये व्हेन डज दिस पॉसिबल, ये था सेंटर इसका, राइट। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो जब अगर ऐसा हो तो उस ऑब्जेक्ट को क्यों ना हम पॉइंट मास ही मान लें, तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट मास की डेफिनेशन है कि अगर ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस है वो मोशन में आया, तो जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो उसके साइज से अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट मास की तरह उसे ट्रीट कर लिया जाए, उसे कंसीडर कर लिया जाए, इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। तो ये सिंपल सा बात है कि हम 99.99% केसेस में 90.99% केसेस में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ही मानेंगे, पॉइंट मास मानेंगे। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन में जाएंगे वहां पर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं रहेगा, वहां पर वो अपनी एक फाइनाइट लेंथ ले लेगा, उसके पास डायमेंशन आ जाएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब पढ़ेंगे सब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, रोटेशन होने लगेंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम अच्छे से उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा मैकेनिक्स का जो भी एनएलएम तक का पार्ट है उसमें हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉइंट मानकर ही चलेंगे। इनफैक्ट ग्रेविटेशन में भी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर भी अर्थ और इनको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। अगर आपको याद हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हालांकि मुझे वहां पर भी बात नहीं करनी चाहिए बट मैं जस्ट बता रहा हूं आप लोगों को कि वहां पर भी अर्थ को भी पॉइंट मास माना जाता है, क्योंकि अर्थ और सन की अगर बात की जाए तो उनके बीच तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा डिस्टेंस है तो डेफिनेटली फिर हमको क्या मानना पड़ेगा, अर्थ को भी पॉइंट मास मानना पड़ता है। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो द डिस्टेंस विच इट इज ट्रेवलिंग। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मानना है या नहीं मानना। लेकिन आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और जहां से कि आपका बिल्कुल कह सकते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाता है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करनी है। और बहुत से लोग तो समझ ही गए होंगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मेरा फर्ज है कि मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, डिस्कस कर लूं। वैसे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके बारे में ये जान लें कि हम इन्हें पढ़ते कैसे आए हैं। क्या हम डिस्टेंस को कहते हैं सर इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिखो, ड्यूरिंग इट्स मोशन। डेफिनेटली हम लोग मोशन की स्टडी कर रहे हैं अब, तो मोशन में तो बॉडी मूव करने लग गई है और डेफिनेटली जैसी बॉडी मूव करी है तो मेरे बैकग्राउंड में ये चलना चाहिए कि बॉडी को देखने वाला ऑब्जर्वर भी कहीं ना कहीं पर है और उसके पास में घड़ी भी है। अब आप ये मानो कि हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली, अब हम मोशन में आ चुके हैं, अब हमारे को ऑब्जर्वर भी मिल गया है, कौन सा, XYZ वाला। कोई दूसरा जरूरत पड़ेगा तो हम उसको भी ले आएंगे और उसके पास एक घड़ी भी है। तो जब भी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बोलो आप लोग इस बात को एग्री करते हो या नहीं करते हो? सर पता होगा तो एग्री करोगे और नहीं पता होगा तो एग्री करना पड़ेगा, राइट? दिस इज द थिंग। दूसरी बात इसमें यह है कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस, इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। और डिस्प्लेसमेंट क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए पहले इसके बारे में और ज्यादा लिखने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मान लो हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। और इनिशियल फाइनल पॉइंट की कहानी ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड पर है, डेली आप लोग भी अपने डेली टू डेली लाइफ में करते हो। मैं इसको आपका घर बोल देता हूं, ये आपका घर है, वेयर यू स्टे, जो इसकी अभी हमने लोकेशन की बात करी थी, जिसने हमने पोजीशन समझा। अब आप घर से निकल करके आप सभी को अपने स्कूल जाना है, राइट? स्कूल जाते हो आप लोग, है ना? तो घर से स्कूल जाने के लिए आप लेट्स से एक ही सोसाइटी में रहते हो, तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज।
है ना। कोई अगर मान लो कार लेके जा रहा है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता यूज करना पड़ेगा, मे बी हाईवे इट विल टेक। अगर कोई बाइक से जा रहा है, कोई बच्चा बाइक का व्हीकल यूज करके अगर जा रहे हैं तो वो कोई और पाथ भी ले सकता है, डिफरेंट कोई पाथ लेकर के भी स्कूल पहुंचा जा सकता है ना। आपने देखा होगा ना कि स्कूल जाने के रास्ते तो बहुत होते हैं, घर और स्कूल की बात, कहीं पर भी कहीं तक जाना है तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो जब भी हम एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तक जाएंगे तो जितना पाथ लेंथ हम एक्चुअली में कवर करेंगे वो तो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। वो तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। जैसे कि मेरे को यहाँ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए मेरे को यहाँ पर 4 पाथ दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 एंड पाथ 4। ये 4 पाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इन चारों की अगर मैं बात करूं कि चारों पाथ पॉसिबल हैं तो डिस्टेंस क्या है? किसी भी रास्ते से आप जा रहे हो, टोटल लेंथ ऑफ दैट पाथ विल बी डिस्टेंस। लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ तो सर एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? इनिशियल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। तो कैन आई राइट डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन? मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो टेल है वो इनिशियल पोजीशन पे है और जो इसका हेड है वो फाइनल पोजीशन पे है। तो डेफिनेटली इट इज आल्सो गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आल्सो, राइट। तो ये हमारा एक वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। ये तीनों ही चीजें हो सकती हैं। आपका जो वेक्टर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वेक्टर दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। लेकिन अब हम कैसे इसको कर सकते हैं कि मान लो अगर ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये घर, और ये आपका फाइनल पोजीशन है स्कूल। आप घर से स्कूल गए और वापस से स्कूल से घर आ गए, तो अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर गई, है ना। जहां से आप चले वहीं पर वापस आ गए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन भी वही थी और फाइनल पोजीशन भी वही हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बट कैन आई से दैट आपका डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है? नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं है सर, क्योंकि डेफिनेटली हमने पाथ लेंथ तो कवर की ही है ना। हम घर से स्कूल तक गए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी हमने, स्कूल से वापस घर तक आए, हमने फिर से डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर तो प्लस माइनस या जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही जीरो हो सकती, क्योंकि ये तो लेंथ है और जब भी आप चलोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप ट्रेवल करोगे, कहीं ना कहीं तो बढ़ोगे, तो वो आपको ऐड होता चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक डिफरेंस है वो ये है, और बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में, और आई होप कि आप लोगों के माइंड में भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब इन बातों को कंबाइन करके मैं एक छोटी सी बात अगर यहां पर मेंशन कर दूं, क्या? दैट सर जो हमारा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज की हम मैग्नीट्यूड की हमेशा बात कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटीज का क्या देता है? उनकी स्ट्रेंथ देता है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा हमारे डिस्टेंस से कंपैरिजन में करूं तो क्या आप लोग बता सकते हो किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन आने वाला है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से इट विल बी ईदर लेस देन और इक्वल्स टू द डिस्टेंस, या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यहां पर आप देखो कि अगर कोई लड़का पाथ 3 का यूज करते हुए इनिशियल टू फाइनल जाए, तो पाथ 3 का यूज करते हुए अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस भी उतना ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी लिया है। तो मैं कह सकता हूं कि नाउ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन अ केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो सीधा सीधा जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाएगा, और अगर उसने कोई दूसरा पाथ यूज किया तो फिर हम कहेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो छोटा ही होगा और डिस्टेंस डेफिनेटली बड़ी होगी। तो ये पॉइंट भी आपका रिमेंबर का है, कई बार इससे भी चीजें आपसे
बेसिक उसमें पूछ ली जाती हैं। ठीक बात है। सो आई होप दैट यू आर क्लियर दैट व्हाट डिस्टेंस एंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। उसके बाद में जरा हम इससे, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हमने इतनी सारी बातें क्लियरली समझ ली हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके ले लें, तो जिससे कि हमारा जो पूरा टॉपिक है ये इसको एक कंप्लीशन सा मिल जाए कि हाँ हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो एक कॉन्फिडेंस सा बन जाता है। उसी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक हमें कहा गया है एसर्शन और रीजन। ठीक है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। ये बातें आप समझ रहे होंगे। एसर्शन है और एक रीजन है। इसमें बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो। क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। क्या ये बात सही लग रही है भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो हो सकता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो, कि उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं है। वाह, ये क्या बोल दिया कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो, ये तो जीरो नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट उसका मे बी जीरो। तो ये बिल्कुल है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड नॉन जीरो है, यानी कि डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब है बॉडी चली है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मे बी जीरो, हाँ ये हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे कि इनिशियल चलना स्टार्ट किया यहाँ से और घूम घूम वापस यहीं आ गए, तो देखा इसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस नॉन जीरो है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। रीजन, द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस? नहीं, बिल्कुल गलत बात है भाई। डिस्प्लेसमेंट लॉन्गेस्ट थोड़ी होता है, शॉर्टेस्ट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो मेरा इसमें कौन सा ठीक बन रहा है? दैट यस द एसर्शन यानी ए इज ट्रू बट बी रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान से पढ़ करके और अपनी बेसिक जो नॉलेज है और इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके तब हम इसका आंसर जो है करते हैं क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या है। ये देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अब ओरिजिन का मतलब वही जो अभी आपको बताया गया था, एक्स और वाई एक्सिस वाला। ध्यान रखिएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। अब इस एक्स वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इस तरफ की डायरेक्शंस को प्लस आई कैप, इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस जे कैप, ये हमारा माइनस आई कैप होता है और ये माइनस जे कैप होता है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों को है, आप लोगों को भी होगा, नहीं है तो भी बता दिया। बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0। ये क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं मेरे को? यस बिल्कुल। तो 20,0 कहां पर होगा? कैन यू टेल मी? इट विल लाई ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, यानी यहां तक आया पार्टिकल, मैं बोल रहा हूं इसको पॉइंट ए, राइट। एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0, मतलब इससे ऐसे गया, बिल्कुल ठीक बात, और वापस आ गया इसी लाइन के अलोंग टू -20,0, यानी कि पॉइंट बी पर। एंड इस पॉइंट बी के जो लोकेशन बताई गई या एड्रेस बताया गया -20,0 बताया गया। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस ट्रिप। ये तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो देखिए ये इधर गया कितना? 20, फिर वापस आया, कहना इसे कि ये यहां से 20 मीटर चला, फिर वापस यहां से यहां तक 20 मीटर चला। 20 मीटर चला कि नहीं चला बोलिए ओरिजिन तक आते टाइम, और इसके बाद -20 पे गया तो 20 मीटर ये भी चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस किसने कितना ट्रेवल किया? इसने सर डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 20 + 20 + 20 which is nothing but how much? 60 meter. And it is also asking the distance and the displacement. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी ये थी, फाइनली कहां पे आ गया है? ये। तो सबसे पहले तो उस डिस्प्लेसमेंट का जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे मैग्नीट्यूड बताओ सिर्फ, यानी उस पाथ लेंथ को बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी है? 20, ठीक बात है सर। अब डिस्प्लेसमेंट अपने आप में अधूरा है जब तक मैं इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई ना करूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई नीड टू टेल द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी कैसे हो जाएगी? डायरेक्शन इसकी हो जाएगी कैसे? ये हमारी माइनस आई कैप डायरेक्शन को बताता है, तो आई शुड राइट माइनस आई कैप, यानी कि -20 आई कैप, और मीटर इसकी यूनिट है। दिस इज टेलिंग यू द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। आप समझ पा रहे हो बात को कि आपने डायरेक्शन बता दिया इसके हेल्प से,
है ना। वैसे भी अगर उस वाले मेथड से सोचो कि अब मैंने जो बोला था वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अगर आप निकालोगे तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट। दिस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये चेंज इन पोजीशन भी बता रहा है। क्या आप देख रहे हो, जिसकी मैंने कहा था ना चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वही तो है। ये इसका पहली पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, दो इनिशियल टू फाइनल जो एक वेक्टर होता है वो उसकी चेंज इन पोजीशन बताता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल सा सवाल एक कर लिया। इसके बाद में एक क्वेश्चन है ये वाला, सर्कुलर वाले क्वेश्चंस, और इसमें हम वॉच प्रॉब्लम्स भी करते हैं, राइट। तो इसमें देखा क्या कहा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल फ्रॉम P टू Q, P से लेके Q तक एक पार्टिकल आया, राइट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। अब मुझे बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द पार्टिकल। तो बिल्कुल यहां पर क्या हो रहा है, रेडियस मुझे दे रखी है, P से Q तक आ रहा है, तो डिस्टेंस बताने के लिए मुझे बताओ क्या चाहिए। डिस्टेंस बताने के लिए सर मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, यहां से यहां तक वाली लेंथ, एम आई राइट, ये वाली लेंथ चाहिए, और मुझे इसकी पूरी लेंथ पता है। क्या पूरी लेंथ को मैं क्या बोलता हूं, सर्कमफेरेंस। एक सर्किल की जो पूरी लेंथ है, यानी P से लेके वापस P तक आ जाऊं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, सर्कमफेरेंस। अगर इतनी की बात करूं, हाफ कर दूं उसको, तो ये सर्कमफेरेंस का आधा हो जाएगा, और उसका भी आधा कर दूं तो सर्कमफेरेंस का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये मैंने अपना कॉमन सेंस और बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके डायरेक्ट डिस्टेंस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, दैट इट इज नथिंग बट 2πr डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा πr/2 मीटर। दिस इज माई डिस्टेंस, राइट। ये मैंने लेंथ कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दी सर्कमफेरेंस मेथड। नाउ अब मेरे को इसका क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला, इनिशियल टू फाइनल एक वेक्टर बनाओ फटाफट। इनिशियल टू फाइनल वेक्टर बनाया गया, ए बना दिया इनिशियल टू फाइनल। अब ये जो वेक्टर है ये अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, और इस वेक्टर की जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, अगर ट्राइंगल POQ को देखूं, तो आप देख रहे हो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और मुझे PQ चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है PQ, ऑफ कोर्स दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो PQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट r² प्लस r², तो क्या हो जाएगा 2r², r बाहर आ जाएगा तो r√2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन ध्यान रहे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां पर हमें ऑप्शंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दे रखे, कोई डायरेक्शन तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो r√2 एंड πr/2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, √2r एंड πr/2, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि सर्कल के केस में हम किस तरीके से जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ये हमने यहां पर देख लिया। अब देखिए सर्कल के केस में और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक मेथड बताऊं कि लेट्स से अगर आपका ये तो भी 90 डिग्री था, तो हमें आसानी से पता लग गया, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया। व्हाट इफ अगर ऐसा होता, अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा होता, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, अगर ऐसा होता कि सर्किल जो है उसका कोई एंगल दे रखा होता। लेट्स सपोज ये एक दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं नोट में। एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब अगर कभी भी आप P से Q तक जाओ और वहां पर आपको एंगल थीटा ट्रेवल करे, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला आज आपकी क्लास में लेके जाओ, आज की क्लास से, कि आप हमेशा ये रख सकते हो, अगर डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस का तो मतलब होता है सर ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ मुझे चाहिए, तो डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस यानी L जो होती है ये होती है रेडियस ऑफ द सर्किल मल्टीप्लाइड बाय द एंगल, प्रोवाइडेड दिस एंगल हैज टू बी इन रेडियंस। अगर आप रेडियंस में इसको रखते हो तो डिस्टेंस हमें पता लग जाती है L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हम बिल्कुल लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, अगर मुझे ये दे रखा है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए वेयर R इज द रेडियस, यहां R में बात करूं तो ये हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2।
ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अगर सर्कल का केस आएगा तो आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट लगा सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि एंगल कुछ भी दे सकता है, अगर स्टैंडर्ड एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर ये वाले फॉर्मूले आप याद रखो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको अपने घर पे जरूर ट्राई करो और इसका सॉल्व करने के बाद इसका कमेंट मुझे जरूर में बताएं कि इसका आंसर क्या है। इसका मैं कमेंट में आंसर देखना चाहूंगा। और इसके बाद में मैं आई वुड लाइक टू स्टॉप द क्लास फॉर टाइमिंग ओवर हियर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन और इसके फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे हम इसको वेलोसिटी एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। फिलहाल के लिए अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है, सुना है, समझा है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद में जो है आप इसका कमेंट करके ही मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो वेरी मच।